वैसे तो हमारी धरती पर राज करता है इंसान, लेकिन अफ्रीका के शेरों ने 1930 से लेकर 1947 तक ये पद इंसानों से छीनकर अपने नाम कर लिया था। यानी अफ्रीका के एंजोम्बे नाम के इलाके में शेरों के एक प्राइड ने इंसानी बस्तियों में दिन दहाड़े घुसकर इस हद तक मारकाट मचाई कि वहाँ के लोग बसा बसाया गांव तक छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। हम इंसान जो खुद को नेचर का सबसे ताकतवर प्राणी मानते हैं, वो अचानक से फूड चेन में सबसे नीचे आ गया था। इतना नीचे कि इन 15 से 20 शेरों के सामने इंसान की ताकत, उसकी बुद्धि, उसके हथियार सब बेकार साबित होने लगे थे। एंजोम्बे के नाम से मशहूर इन आदमखोर शेरों ने 100-200 नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये शेर केवल रात में ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी इंसानों का शिकार करने लगे थे, वो भी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, मानो वे जंगल में जानवरों का शिकार कर रहे हो। सबसे पहले रणनीति बनाना, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना, फिर भगदड़ मचने के बाद जो कमजोर लगा उसे उठाकर ले जाना, और अगर रणनीति से बात न बनी तो झोपड़पट्टियों में घुसकर बिस्तर से खींच कर ले जाना। आमतौर पर लायंस इंसानों का शिकार नहीं करते, लेकिन एंजोम्बे में ऐसा क्या हुआ था? नेचर में अचानक से ऐसा कौन सा बदलाव आ गया था कि शेरों को इस तरह का कदम उठाना पड़ा? जानेंगे आज के इस वीडियो में, और जानेंगे ये मौत का सिलसिला रुका कैसे। गाइस, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में एंजोम्बे के पहाड़ी इलाकों में 1930 के दशक की शुरुआत तक जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। लोग खेती करते थे, मवेशी पालते थे और जंगल उनके लिए खतरा नहीं बल्कि सहारा था। लेकिन 1930 के आसपास एक ऐसी घटना शुरू हुई जिसने इस पूरे इलाके की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ था बल्कि धीरे धीरे पनपा और इसकी जड़ें छुपी हुई थी जंगल के अंदर। उस समय पूरे पूर्वी अफ्रीका में एक खतरनाक बीमारी फैल चुकी थी जिसका नाम था रिंडरपेस्ट। ये वायरस खासकर मवेशियों और जंगली शाकाहारी जानवरों को प्रभावित करता था। इस बीमारी का जिक्र 16वीं और 17वीं सदी से किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत हुई थी एशिया से। 1887 में ब्रिटिश और यूरोपियन ट्रेड के दौरान कैटल मूवमेंट होता रहता था और खासकर उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में पहले से मवेशी रिंडरपेस्ट से संक्रमित थे, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव जैसे देशों में, जो कि उस समय ये सारे देश भारतीय उपमहाद्वीप में ही आते थे। इन्हीं किसी जगहों में से संक्रमित मवेशियों को मसावा ले जाया गया, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। फिर वहाँ से एरिट्रिया, इथियोपिया, फिर वहाँ से धीरे धीरे करके इन कैटल्स को ले जाया गया केनिया और तांजानिया में, जहां आता है एंजोम्बे। तांजानिया में आने के बाद इस बीमारी ने 1887 में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, जिसके कुछ सालों बाद यानी 1920 और 1930 तक इस बीमारी ने ले लिया था विकराल रूप। 1920 के दशक के अंत और 1930 के शुरुआती वर्षों में इस बीमारी ने हजारों भैंसों, हिरणों और ज़ेब्रास को मार दिया। जो मैदान कभी जीवन से भरे रहते थे, वहां अब सन्नाटा पसर चुका था। जंगल का पूरा संतुलन बिगड़ चुका था। लेकिन स्थिति यही नहीं रुकी। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने एक कठोर नीति अपनाई, जिसे कॉर्डन सैनिटियर कहा गया। इसका मतलब था संक्रमण को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर जानवरों को मारना। सरकारी आदेशों के तहत कई इलाकों में मवेशियों और जंगली जानवरों का सफाया किया गया ताकि बीमारी आगे न बढ़े। नतीजा यह हुआ कि जो थोड़ा बहुत शिकार बचा था वो भी खत्म हो गया। जंगल में रहने वाले सबसे बड़े शिकारी शेर अब एक ऐसी स्थिति में आ चुके थे जहां उनके पास खाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा था। भूख जो किसी भी जीव को बदल सकती है, अब इन शेरों को भी बदल रही थी। शुरुआत में उन्होंने छोटे जानवरों का शिकार किया, फिर धीरे धीरे कमजोर और असुरक्षित लक्ष्यों की तलाश शुरू की, और यही से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। यानी शेरों ने इंसानों को देखना शुरू कर दिया था एक ऐसे शिकार के रूप में जो आसान था, जो कि धीमा था और अक्सर बिना सुरक्षा के होता था। पहली घटना 1932 के आसपास दर्ज की गई, जब कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। शुरुआत में इसे सामान्य जंगली हमले माने गए, लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि ये कुछ अलग है। इन हमलों के पीछे एक बड़ा और संगठित शेरों का समूह था, जिसमें लगभग 15 से 20 शेर शामिल थे। ये कोई साधारण प्राइड नहीं था। ये
प्राइड मिलकर शिकार करता था और कई बार रणनीति के साथ हमला करता था। रात के अंधेरे में गांव के आसपास मंडराना, झोपड़ियों के पास छिपकर इंतजार करना और फिर अचानक अंदर घुसकर इंसान को खींचकर ले जाना, ये उनका सामान्य तरीका बन चुका था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये हमले सिर्फ रात तक ही सीमित नहीं थे। 1935 के बाद कई घटनाएं दिन के उजाले में भी होने लगे थे। खेतों में काम करते लोग, रास्तों पर चलते बच्चे, पानी भरती महिलाएं, देखा जाए तो कोई भी सुरक्षित नहीं था। धीरे धीरे करके पूरे एंजोम्बे इलाके में डर का माहौल फैल गया। लोग रात में सोना छोड़ चुके थे। कई गांव खाली हो गए थे। कुछ जगहों पर लोग पेड़ों पर या ऊंचे प्लेटफॉर्म बनाकर रात बिताने लगे। लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं था, क्योंकि ये शेर अब इंसानों की हर चाल को समझ चुके थे। वे न केवल दरवाजे तोड़कर झोपड़ियों में घुसते थे, बल्कि कई बार तो एक ही रात में कई लोगों को मार देते थे। 1930 से लेकर 1947 तक ये सिलसिला लगातार चलता रहा। अनुमान लगाया जाता है कि इस दौरान 1000 से लेकर 1500 तक लोग मारे जा चुके थे, जिसे इतिहास में सबसे बड़े मैन ईटर घटनाओं में से एक माना जाता है। इस बढ़ते आतंक ने आखिरकार ब्रिटिश प्रशासन को मजबूर कर दिया कि वो इस समस्या का समाधान निकाले। 1940 के दशक के बीच में एक अनुभवी शिकारी और गेम वार्डन इस मिशन को अंजाम देने के लिए चुना गया, जिसका नाम था जॉर्ज गिलमैन रशबी। रशबी पहले से ही अफ्रीकी जंगलों में काम कर चुका था और उसे शिकार के व्यवहार को समझने का गहरा अनुभव था। जब वो एंजोम्बे पहुंचा तो उसने सबसे पहले स्थिति को गहराई से समझा, जिसके बाद उसने पाया कि ये किसी एक शेर की समस्या नहीं थी, बल्कि ये एक खौफनाक, कभी न खत्म होने वाला सिलसिला बन चुका था। क्योंकि इस एरिया में या प्राइड में रहने वाले सभी शेर आदमखोर बन चुके थे और वो शेर भी आदमखोर बन चुके थे जो हाल ही में जन्म ले रहे थे। इन सब को गहराई से समझने के बाद रशबी ने सीधे मुकाबले के बजाय सबसे पहले रणनीति से काम करने के तरीके को अपनाया। उसने हमलों के पैटर्न को समझा, कौन से गांव सबसे ज्यादा प्रभावित है, किस समय शेर आते हैं और वे किन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। ये सब अच्छे से देखने और समझने के बाद उसने बेट यानी चारे का उपयोग किया, यानी शेरों को जाल में फंसाने के लिए मरे हुए जानवरों को चारे की तरह इस्तेमाल किया। कई जगहों पर घात लगाया और रात भर इंतजार भी किया। ये काम बेहद खतरनाक था, क्योंकि ये शेर इंसानों का शिकार कर करके इतने खूंखार बन चुके थे कि इन्हें अब इंसानों से डर लगता ही नहीं था। और कई केसेस में तो ये शेर शिकारी के बेहद करीब तक आ जाते थे। इसके बावजूद भी रशबी ने धैर्य नहीं खोया। 1946 से 1947 के बीच उसने और उसकी टीम ने एक एक करके इन आदमखोर शेरों को मारना शुरू कर दिया। ये कोई एक दिन का अभियान नहीं था। हर शेर के मारे जाने के बाद बाकी शेर और सतर्क हो जाते थे, लेकिन धीरे धीरे लगातार प्रयासों के बाद इस पूरे नेटवर्क को खत्म कर दिया गया। 1947 के आसपास जब शेरों के हमले बंद हुए, तब जाकर काफी लंबे समय के बाद आखिरकार एंजोम्बे में शांति लौट आई। इस घटना के बाद सरकार ने कई कदम उठाए, जंगल और इंसानी बस्तियों के बीच दूरी बनाए रखने के नियम बनाए, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को बेहतर किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि जब इंसान प्रकृति के संतुलन में दखल अंदाजी करता है तो उसका असर सीधे उसी पर पड़ता है। एंजोम्बे के ये शेर सिर्फ आदमखोर नहीं थे, वे एक चेतावनी थे, एक ऐसी चेतावनी जो बताती है कि जब जंगल से शिकार खत्म होता है तो शिकारी अपना रास्ता बदल लेता है, और जब वो रास्ता इंसानों तक पहुंचता है तो परिणाम सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि विनाशकारी भी होता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो प्रकृति से ऊपर नहीं है, और जब प्रकृति के नियम टूटते हैं तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा कीमत इंसान को ही चुकानी पड़ती है। गौर से देखा जाए तो ये वही शेर थे जो हजारों सालों से इस धरती पर जी रहे थे, जो अपने इलाके के राजा थे, जो बेवजह कभी किसी पर हमला नहीं करते, जो सिर्फ उतना ही शिकार करते हैं जितना उन्हें जिंदा रहने के लिए चाहिए। उनकी ताकत, उनकी एकता, उनकी रणनीति, ये सब प्रकृति की दी हुई चीजें थी। लेकिन इस बार उन्होंने जो किया वो उनकी आदत नहीं थी, वो उनकी मजबूरी थी। जब जंगल से उनका खाना छीन लिया गया, जब मैदान खाली कर दिए गए, जब बीमारी और इंसानी फैसलों ने मिलकर उनके अस्तित्व
अस्तित्व को खतरे में डाल दिया, तब उन्होंने वही किया जो कोई भी जीव करता है, और वो है जीने के लिए लड़ाई। और इस लड़ाई में उन्होंने चुना इंसानों को, क्योंकि इंसान सबसे आसान था। ये कहानी डर की जरूर है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये कहानी संतुलन की है। प्रकृति का संतुलन जिसे जबरदस्ती तोड़ा गया, जिससे छेड़छाड़ की गई, जिसका परिणाम सीधे इंसानों को भुगतना पड़ा। एंजोम्बे के ये शेर आदमखोर जरूर बने, लेकिन पैदा ऐसे नहीं हुए थे। उन्हें ऐसा बनाया गया था हालात ने, भूख ने और उस गलत फैसले ने जिसमें जंगल से उनका हक छीन लिया गया। और जब सभी शेरों का खात्मा कर दिया गया, तब सिर्फ एक शिकारी की जीत नहीं हुई थी। वो एक ऐसी लड़ाई का अंत था जिसमें असली गलती किसी एक की नहीं थी, लेकिन सबक पूरी इंसानियत के लिए था कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ कभी एक तरफा नहीं होता। वो हमेशा लौटकर आता है, और जब लौटता है तो अपने साथ लाता है डर, खौफ और एक ऐसी कहानी जिसे इतिहास कभी नहीं भूलता। और शायद इसीलिए आज भी जब एंजोम्बे का नाम लिया जाता है तो याद आते हैं वो शेर जो खतरनाक तो थे लेकिन बेगुनाह भी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वही किया जो ऑप्शन उनके पास बचा था जिंदा रहने के लिए। तो गाइस, ये थी एंजोम्बे शेरों की कहानी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।